નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથી ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 4 કથની और करनी। જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોના અપડેટ તમને તરત જ મળતા રહે। તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું। પાઠના અંતમાં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં દરેક પાઠના વિડીયો, પ્રવૃત્તિ, ગણિતની ટૂંકી રીતો, વિજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિઓ અને બીજું ઘણું બધું અવનવું છે। તો તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આવેલ લિંક પર ક્લિક કરી અને તેની મુલાકાત જરૂરથી લેજો અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક જરૂરથી કરજો, જેથી કરીને તમને તરત જ નવા વિડીયોના અપડેટ મળી જાય। તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक्का निशान कीजिए। 1, मनुष्य को अभिमान है, किस पे? तो अपने गुणों पर। 2, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में करते हैं, क्या करते हैं? तो टहलने लगे। 3, मनुष्य समझ को स्वयं को समझाता है कि गुणों की खान है, मतलब मनुष्य स्वयं को समझता है गुणों की खान। 4, सज्जन फूल क्यों तोड़ते हैं? पूजा के लिए। 5, पोते शब्द का अर्थ क्या है? तो पुत्र का पुत्र। 6, असमान आचरण करने वाले तो अनादर के पात्र बनते हैं। 7, कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। प्रश्न 1, ब, वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। 1, पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ, ये तख्ती लगाने वाले सज्जन लोगों से कहते हैं। 2, भाई साहब, बस में सिगारेट पीना मना है, एक यात्री बस कंडक्टर से कहते हैं। 2, 3, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ, तो ये जो है मकान मालिक बच्चे से कहते हैं। प्रश्न 2, अ, परिच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों की सही विकल्प चुनकर टिक में निशान कीजिए। तो ये परिच्छेद जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें टिक का निशान करेंगे। 1, समय के सदउपयोग का सीधा साधा अर्थ है कि, तो जवाब आएगा सी, उचित समय पर उचित कार्य करना। 2, तालम टोल करने की आवश्यकता किसे नहीं पड़ती? तो समय के पाबंद व्यक्ति को तालम टोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3, महापुरुषों ने समय को क्या माना है? तो सच्चा गुरु माना है। 4, इस परिच्छेद में आत्मसंतोष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आत्मसंतोष के लिए आत्मतृष्टि का प्रयोग किया गया है। 5, शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। तो दूरस्थ, तो ठीक करना, तो ये गलत जोड़ है। 6, देर आए दुरुस्त आए कहावत का अर्थ क्या होता है? तो जवाब पहला आएगा, पहुँचने में उम्मीद से ज़्यादा तक लगाया पर सकुशल आए। प्रश्न 2, परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, समय के अलावा क्या क्या वापस नहीं आता है? तो आंसर, समय के अलावा बचपन वापस नहीं आ सकता, मुंह में से निकले हुए शब्द, कमान में से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और चीज़ जो खो जाती है, टूट जाती है, वो वापस नहीं आ सकते। 2, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? तो जवाब, बुद्धिमान व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं, वह अपना कार्य समय अनुसार करते हैं, वह अपने समय का सदुपयोग करते हैं। 3, समय की व्यावहारिक मान्यता क्या है? तो आंसर, समय की व्यावहारिक मान्यता यह है कि वह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए उचित समय पर उचित कार्य करना चाहिए, वरना बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। 4, गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो समय का महत्व। 5,
समानार्थी शब्द लिखिए। 1. तालम तोल यानी गालमेल। 2. निकम्मा तो बेकार। 3. शिक्षक तो गुरुजी या अध्यापक। 4. लक्ष्य तो ध्येय। 6. विरोधी शब्द लिखिए। 1. सदुपयोग तो उसका विरोधी आएगा दुरुपयोग। दूसरा संतोष तो विरोधी आएगा असंतोष। 4. आरंभ तो अंत और गुरु तो शिष्य। प्रश्न 3. निम्नलिखित परिच्छेद का फिर से लिखिए। तो आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें, मातृभूमि का आप पर ऋण है। एक जननी आपको जीवन देती है, एक की गोद में खेलकूद और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपके भाव को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना आपका परम कर्तव्य है। प्रश्न 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. बरसात के मौसम में पौधे लगाने से क्या फ़ायदा होता है? जवाब: पौधे को विकसित होने के लिए पानी और गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। बरसात के मौसम में बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए पौधे को हवा, पानी और गर्मी आसानी से मिल जाती है। इसलिए बरसात के मौसम में पौधे लगाने से फ़ायदा ज़्यादा होता है। 2. ईश्वर ने मनुष्य को किन गुणों से संवारा है? जवाब: ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। 3. बाग में टहलने से क्या लाभ होता है? जवाब: बाग में टहलने से सेहत अच्छी रहती है। प्रातःकाल टहलने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है एवं तनाव दूर हो जाते हैं। खास बात यह है कि इससे मधुप्रेम के रोगों से लाभ मिलता है। यानी कि मधुप्रमेह जिसे डायबिटीज़ है, वो सुबह सुबह टहलने जाए तो उसको डायबिटीज़ में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ जो है बाग में टहलना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक से अलग हो गया है, तो आप सुधार लीजिएगा। 4. मकान मालिक क्यों हंसने लगा? जवाब: जब किराएदार से मकान मालिक किराया मांगने आया तो किराएदार ने अपने बच्चे को समझाकर भेजा। जब बच्चा गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तब बच्चे ने टपक से जवाब दे दिया, पिताजी ने कहा है कि वह घर पर नहीं है। बच्चे की बात अनुसार मकान मालिक हंसने लगा। यानी कि मकान मालिक को पता चल गया कि किराएदार तो अंदर ही है, लेकिन बच्चे को किराया नहीं देना, तो बच्चे को समझा के भेजा है, इसलिए मकान मालिक जो है हंसने लगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ये दोनों भी मोस्ट IMP हैं, विरुद्धार्थी और समानार्थी, तो ये भी आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. फल सबको अच्छे लगते हैं, क्यों? क्यों अच्छे लगते हैं? तो जवाब: फूल रंग बिरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फिर फूलों के तोरणों के स्थान, फूलों की मालाएं, जिससे मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फुलहार बनते हैं, जिसे विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने के लिए बनाया जाता है। फूल के गुलदस्ते बनते हैं, जिससे हम किसी का सम्मान कर सकते हैं।
अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। 2. धूम्रपान वर्जित है। यह वाक्य कहाँ कहाँ पर लिखा होता है? जवाब, धूम्रपान वर्जित है ऐसा वाक्य बसों में, रेलगाड़ियों में, सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। इसके अलावा अस्पतालों में, सिनेमा गृहों में और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी गई है। आजकल तो मूवी देखने जाए तो मूवी के अंदर भी धूम्रपान मना है ऐसे बीच बीच में ऐड दी जाती हैं। उसके अलावा बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला, सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती हैं कि धूम्रपान वर्जित है। 3. आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं? तो जवाब, हम ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा की टिकट के लिए, इसके अलावा राशन की दुकानों में राशन लेने जाए तब, लाइट या टेलीफोन का बिल भरने जाए तब, बस में चढ़ने के लिए टिकट लेने जाए तब, बस में चढ़े तब, बस से नीचे उतरे तब, ट्रेन में चढ़ते हैं उतरते हैं तब, शहरों में मॉल की खरीदी करते हैं तो बिल चुकाने के लिए, फिर बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं तब भी हमें कतार में खड़े रहना पड़ता है। 4. हम हंसी के पात्र कब बन सकते हैं? तो जवाब, हम जब आदर्श की बात करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने से कभी सम्मान नहीं मिलता और हम हंसी के पात्र बनते हैं। 5. गलत ढंग से काम करने से क्या होता है? तो जवाब, गलत ढंग से काम करने से समय की बर्बादी होती है, काम का बेहतर परिणाम नहीं मिलता, एक ही काम को बार बार निरीक्षण करना पड़ता है, इससे मानव श्रम का व्यय होता है और वह काम फिर से करना पड़ता है। 6. सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो जवाब, सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देना चाहिए। हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा। हमारी गलती हो तो हमें गलती मान लेनी चाहिए, तो ही हमें सम्मान के पात्र बन सकते हैं। किसी भी कार्य को अच्छे से करने से हमें सम्मान मिलता है। पढ़ाई में अच्छे गुण प्राप्त करने से सम्मान के पात्र बनते हैं। 5. नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए और जिस वाक्य में हुआ हो ऐसे दो वाक्य ढूंढकर लिखिए। तो 1. पूर्ण विराम। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाए, पूर्ण विराम। मनुष्य को कई गुना से संवारा है, तो पूर्ण विराम। 2. अर्धविराम। आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। एक ही दिन की बात है जब बिजली के बिल जमा करने। 3. योजक चिन्ह। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में चलने लगे। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ते। 4. अवतरण चिन्ह। बसों में लिखा है धूम्रपान करना निषेध है। 2. सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े रुकना है, मैं तो सामान लेकर चला जाऊंगा। 5. प्रश्नार्थ चिन्ह लिखिए। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? प्रश्नार्थ। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? प्रश्नार्थ। प्रश्न 5 नीचे दिए गए वाक्यों में से सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। 1. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। तो जवाब, युधिष्ठिर, भीम, युधिष्ठिर, कॉमा यानी अल्पविराम, भीम अल्पविराम, अर्जुन अल्पविराम, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। 2. वेदांत कलकत्ता चला गया। जवाब, वेदांत कोलकाता चला गया है। 3. कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? जवाब,
कौन कहता है कि? अवतरण में लिखेंगे भारत विज्ञान में पीछे हैं। 4 राधा कृष्ण नाच रहे हैं। तो जवाब राधा कृष्ण नाच रहे हैं। 5 चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जवाब चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। प्रश्न 6 शब्दों को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। 1 तो हम डायरेक्ट अर्थपूर्ण वाक्य ही पढ़ेंगे। जब सच्चाई पता चलती है तो वह पछताने लगता है। 2 मना है फूल तोड़ना मना है। 3 परिवार वाले स्नेह की वर्षा से मन को गुदगुदाते हैं। 4 राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। प्रश्न 7 अ पुस्तकालय का उपयोग करके कहावतों के अर्थ लिखिए। 1 चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। 2 एक पंथ दो काज, यानी एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। 3 जान बची लाखों पाए, यानी गुप्त परामर्श एकांत में करने पर भी सतर्क रहना चाहिए। यहाँ गुप्ता नहीं है, गुप्त है, तो वो आप लिख लीजिएगा। 4 चुपके से बात सुन लेना। दीवार के भी कान होते हैं, यानी चुपके से बात सुन लेना। 5 जिसका खाए उसका गाए, यानी जिससे लाभ हो उसी की तरफदारी करे। 6 छोटा मुंह बड़ी बात, यानी अनधिकारी द्वारा कही हुई गैर जिम्मेदारी की बात। प्रश्न 7 ब कहावतों के अर्थ के उचित विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक्का निशान कीजिए। 1 गुरु गुड़ चेला चीनी, यानी जवाब आएगा गुरु की योग्यता चेले से बढ़ जाना। 2 जान है तो जान है, तो जवाब आएगा जान बचाना प्रथम कर्तव्य है। 3 चिराग चल तले अंधेरा, यानी कि गुणी के घर में अवगुणी। 4 जैसी करनी वैसी भरनी, यानी उपरोक्त में से कोई भी इसमें बंद बेचता नहीं है, यानी उपरोक्त में से एक भी नहीं। 5 नेकी और पूछ पूछ, तो जवाब आएगा भलाई करने के लिए किसी से क्या पूछना। प्रश्न 8 अ संज्ञाओं को जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक में वर्गीकरण कीजिए। तो फर्स्ट जातिवाचक संज्ञा, तो हरियाली, बीमार, पंछी, सागर, आभूषण, पुस्तक। 2 भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा, सच्चाई, तृणा। 3 समूहवाचक संज्ञा, गुच्छा, झुंड, वर्ग, परिवार और गिरोह। प्रश्न 8 ब रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। 1 भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। 2 चोरों का गिरोह पकड़ा गया, तो गिरोह जो है समूहवाचक संज्ञा है। एक चोर नहीं है, चोरों की पूरी टुकड़ी है, तो समूहवाचक है। तो यहाँ जो है ये संज्ञा के प्रकार, ये मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वर्गीकरण, समूहवाचक में वर्गीकरण कीजिए, तो ये भी मोस्ट आईएमपी है, दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 सागर बहुत गहरा है, सागर तो पर्टिकुलर व्यक्ति है, यानी सागर जो है जातिवाचक संज्ञा है। 4 गंगा पवित्र नदी है, गंगा भी एक पवित्र नाम पर्टिकुलर नाम दिया है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 5 बाजार में बहुत भीड़ है, भीड़ यानी बहुत सारे लोग हैं, तो समूह में होंगे ना, एक तो लोग होगा नहीं, तो भीड़ यानी बहुत सारे लोग, तो समूहवाचक संज्ञा है। 5 आप लड़ाई मत कीजिए, तो लड़ाई ये भाव दर्शाता है, तो भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 9 अपनी राय लिखिए। 1
आपके पिताजी झूठा बहाना बनाने को कहे तो आप क्या करोगे, क्यों? जवाब: अगर मेरा पिताजी मुझे झूठा बहाना बनाने के लिए कहेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। जब हम एक बार झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए झूठ बोलना नहीं है, यानी कि झूठ बोलना मना है। 2. दुकानदार की जगह आप होते तो आप अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देते, क्यों? जवाब: दुकानदार की जगह पर मैं होता तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क नहीं करने देता, क्योंकि सब लोगों के लिए नियम वही लागू होते हैं। अगर मैं किसी और को स्कूटर पार्क नहीं करने देता हूँ तो मुझे अपने बेटे को भी वही नियम लागू करना चाहिए और अपने बेटे को भी स्कूटर पार्क नहीं करने देना चाहिए। प्रश्न 10. निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार लिखिए। 1. मोबाइल से लाभ या हानि? तो आंसर आएगा मोबाइल से कई तरह के लाभ होते हैं और हानि भी होती है। अब लाभ कब होता है? जब उसका सही इस्तेमाल करें तो लाभ होता है, लेकिन उसका हम इस्तेमाल बिगाड़ दें या विपरीत इस्तेमाल करें तो हानि भी हो सकती है। तो चलिए हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आज ऐसा नहीं है कि मोबाइल जो है उसके जो नोंद आती है ये सिर्फ हिंदी में आती है। ये जो प्रश्न है वो साइंस यानी विज्ञान, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान सब विषय में मोबाइल का महत्व या तो हानि पूछे जाएंगी। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। मोबाइल फ़ोन विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। इसके कारण लोगों की सोचने समझने का तरीका बदल गया है। दुनिया में सभी के पास आजकल मोबाइल है और वर्तमान में तो मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफोन का रूप भी दिया गया है, जिससे इसको मिनी कंप्यूटर से भी जाना जाता है। क्योंकि कार्य को एक कंप्यूटर करता है, वही सभी कार्य अब स्मार्टफोन में ही हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के कारण सभी क्षेत्र में बदलाव आया है, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो। मोबाइल के आविष्कार के कारण लोग चलते फिरते दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बातचीत कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉल करके एक दूसरे को भी देख सकते हैं। पुराने ज़माने में जो संदेश पहुंचाने सप्ताह से भी ज़्यादा समय लगता था, वो आजकल वह संदेश चंद मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ईमेल की सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप की सुविधाएं, चैटिंग की सुविधाएं। इसके अलावा यह सब कुछ सिर्फ मोबाइल फ़ोन के कारण ही संभव हो पाया है। मोबाइल फ़ोन के कारण दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव तो आए हैं, लेकिन सभी अपने साथ कई दुष्प्रभाव भी लेकर आए हैं। तो चलिए उसके लाभ और हानि दोनों हम देखेंगे। लाभ: यहाँ जगह कम होने के कारण मैंने टूंक में लिखा है, उसको विस्तृत करके मैं आपको बताती हूँ। लाभ: ऑनलाइन पेमेंट करने से हमें दुकान पे नहीं जाना पड़ता, पैसे उठाने नहीं जाना पड़ता, सब काम घर बैठे ही हो जाता है, जैसे कि बिजली का बिल भरना, लाइसेंस भरना, LIC का पॉलिसी भरना आदि। फ़ोटो खींचना: पहले फ़ोटो खींचने के लिए दुकान में जाना पड़ता है, अभी हम अपने फ़ोन में से ही फ़ोटो खींच सकते हैं और किसी को भेज के उसकी तस्वीर भी निकाल सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा: आज इंटरनेट की सुविधा इतनी बढ़ गई है कि घर बैठे आपको जो भी नहीं आता वो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, बहुत सारे अभी ऐप हैं जिससे आप सुविधाएं ले सकते हैं। ब्लूटूथ की सुविधा: ब्लूटूथ एक ऐसी सुविधा है जिससे
आप मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो ब्लूटूथ के इस्तेमाल से आप गाने सुन सकते हैं। ब्लूटूथ के इस्तेमाल से आप अपने आप सुन सकते हैं, पास में बैठे वाले लोग जो हैं उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर घर में किसी की एग्ज़ाम चल रही है और आप टीवी देख रहे हैं तो ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे और कान में ईयरबड डाल देंगे, तो जिसकी एग्ज़ाम है वो अपने आप रूम में बैठे बैठे पढ़ सकते हैं और हम टीवी देख सकते हैं, यानी कि दोनों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये सब लाभ है। अब देखते हैं हानि क्या है, यानी मोबाइल हमें कैसे नुकसान करता है। तो दुर्घटना के शिकार होते हैं, जैसे कि पबजी आदि सब बच्चे गेम खेलते हैं और गेम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि कभी कभी छत से गिर जाते हैं, कभी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब हानिकारक है, यानी दुर्घटना है। मोबाइल की लत, एक बार जो मोबाइल लेता है उसको बार बार सुबह उठे तब से लेके शाम को सोए तब तक वो मोबाइल ही देखता रहता है, तो ये लत भी बुरी चीज़ है। समय बर्बाद करना, रील्स देखना और काम के अलावा का काम करना, वो भी समय बर्बाद करता है। गलत तस्वीरें लेना, गलत तस्वीरें लेते हैं, गलत वीडियो देखते हैं, ये समय की बर्बादी है। परिवार के साथ कम समय बिताना, आजकल लोग ट्विटर इंस्टाग्राम में इतने खो गए हैं कि पूरे लोग अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हैं। तो ये सब नुकसान था, यानी कि हानि थी। प्रश्न 2, आपको कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है या ऑनलाइन? तो जवाब, मुझे ऑनलाइन से ज़्यादा कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा नुकसानकारक है। ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षक द्वारा बोलने वाले कई शब्द समझ में नहीं आते, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों को ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है। क्यों? तो कभी मानो कि हम घर पे स्कूल पे नहीं गए या हम बीमार है तब अगर ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो जो हमारा छूट गया है वो मिल जाएगा। यानी ऑनलाइन पढ़ना जो है अच्छा भी है और बुरा भी है। कई बार नेटवर्क चले जाने की वजह से पढ़ना अधूरा छूट जाता है। कक्षाएं में पढ़ाई के दौरान बच्चों को प्रश्न द्वारा पूछे जाते हैं और शिक्षक अपने भाव से अच्छी तरह से समझाते हैं। कक्षा में अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आता है। हमें परीक्षा में भी कम पढ़ना पड़ता है, उसकी वजह से कक्षा में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रश्न 3, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? जवाब, प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए पौधे लगाने चाहिए। आजकल वृक्षों की निरंतर कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। हमें इस ओर से सोचना चाहिए। हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हर साल हम लोग कम से कम एक वृक्ष तो अवश्य लगाएंगे। इसके अलावा हमें ये चैनल शुरू करनी चाहिए कि हम तो एक वृक्ष लगाएं और हर रोज़ दूसरे 3 लोगों को वृक्ष लगाने की प्रेरणा देते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हमें यह उपाय भी करना चाहिए। पहला है पर्यावरण संरक्षण, आमतौर पर पेड़ों और हरियाली के संरक्षण को दर्शाता है, लेकिन व्यापक अर्थों में इसका तात्पर्य पेड़ों, पौधे, पक्षियों और पूरे ग्रह की सुरक्षा है। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वन्यजीव और वर्षावन की रक्षा करें, कम उपभोग करें, दोहराएं और फिर से उपयोग करें। जैसे कि कागज़ जितना उपयोग में लेना उतना ही उपयोग करें। थोड़ा लिख के हम कागज़ को फेंक के डूचा करके फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि जितना ज़रूर है उतना ही कागज़ हम यूज़ करेंगे, फिर उसका रिसाइकिल करेंगे और फिर से उसको उपयोग में लेंगे। ऐसे ही पानी की खपत कम करें। कैसे कम कर सकते हैं? तो जो पानी हम नहाने, कपड़े धोने वगैरह में यूज़ करते हैं उसको हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, या कचरे पोछे किया हुआ पानी हम उससे गाड़ी या बालकनी वगैरह साफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा कपड़े धोना, सब्जी धोना आदि सब जो है किचन में जो इस्तेमाल किया हुआ पानी है
वो बाग बगीचे में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरफ हम पानी की खपत जो है वो भी कम कर सकते हैं। 4, तकनीकी के ज़्यादा प्रयोग से लाभ या हानि। तो जवाब, विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव में कोई भी देश पिछड़ जाता है और इसके विकसित होने की संभावना कम से कम हो जाती है। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिसका तकनीकी विकास बिल्कुल न्यूनतम है, यानी कि तकनीकी जो है उसके प्रयोग से लाभ भी है और हानि भी है। ये अपने ऊपर डिपेंड है कि हम उसका लाभ लेते हैं या हानि को दोहराते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આજનો અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે। તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને તમારા બીજા મિત્રોને પણ શેર કરજો। અને આપણી આ ચેનલ એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન વિડીયોમાં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જે લિંક આપેલી છે તેની અચૂકથી મુલાકાત લેજો। થેન્ક યુ।